हमने स्टार्ट किया था कि भारत के अंतर्गत जो जलवायु है वह जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, या जलवायु की कौन कौन सी विशेषताएं भारत के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो हमने कल डिस्कस किया था कि भारत की जो जलवायु है वह मानसूनी प्रकार की है, और भारत का जो भाग दक्षिणी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है वह उष्णकटिबंध में है। बाकी का पूरा जो क्षेत्र है वहां पर आपको जो विशेषताएं मिलती हैं वह इस प्रकार की मिलती है कि वहां पर आपको देखेंगे कि शीतोष्ण प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। तो हमने जहां तक पढ़ लिया था वहां तक हम चल देते हैं। तो मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसून का अर्थ क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया कि मानसून का अर्थ ये होता है कि जहां पर 6 माह के अंतर्गत ये हवाएं बदल जाती हैं। तो हवाओं की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ, यानी जैसे जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही यहाँ पर जो हवाओं की जो दिशा है वह भी बदल जाती है, इसलिए इसे मानसूनी जलवायु या मानसूनी क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ साथ आज हम ये भी सीखेंगे कि भारतीय मानसून को दिखाने के लिए कौन कौन से वहां पर जो सिद्धांत है या कौन कौन से जो बनता है, और इसी कारण जहां कहीं पर भी न्यून वायुदाब बनता है वहां पर उच्च वायुदाब की तरफ से हवाएं चलती हैं, और इसी के कारण वहां पर मौसम के अंतर्गत परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट जो स्लाइड है वहां पर हम बढ़ते हैं, और यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझिएगा कि किस प्रकार से जो जेट स्ट्रीम है, हमने कल जेट स्ट्रीम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा था कि जेट स्ट्रीम जो है उसकी हाइट, तो जेट स्ट्रीम एक्चुअली क्या है, यह हाई या फिर काफी ऊंचाई पर चलने वाली हवा है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है पश्चिमी जेट प्रवाह। तो पश्चिमी जेट प्रवाह जो है वह वेस्ट की तरफ से आ रहा है, और वेस्ट की तरफ आने के बाद यहाँ पर ये वेस्ट से इस तरफ यानी ईस्ट की तरफ आ रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है कि इस समय तिब्बत का जो पठार है, अब तिब्बत का जो पठार है इस समय यहाँ पर क्या बन चुका है, लो प्रेशर बन रखा है। लो प्रेशर क्यों बन रखा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज गर्मी है। तो बहुत ज्यादा तेज गर्मी के कारण, यानी तिब्बत का पठार जब भी गर्म होगा तो तिब्बत के पठार के गर्म होने के कारण जो हवाएं हैं वह इस दिशा की तरफ बढ़ेगी, यानी इस डायरेक्शन की ओर बढ़ेगी, और उसी का प्रभाव होगा कि यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा, और लो प्रेशर को भरने के लिए पश्चिम से तेज गति से हवाएं चलेगी, जिसे हम जेट स्ट्रीम के रूप में कहते हैं। ये हवाएं जमीन के ऊपर नहीं चलती हैं बल्कि धरातल से काफी ऊंचाई पर, लगभग 6 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है, और ये हवाएं इस प्रकार से तिब्बत के पठार से टकराकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तो शाखा जो है नॉर्थ की तरफ चली जाती है, और एक जो शाखा है वह आपके पश्चिम की तरफ यानी दक्षिण की तरफ आ जाती है। तो इस प्रकार से वायुमंडल से ऊपर 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर अप्रोक्सीमेटली कहा जाए तो तेज गति से चलने वाली जो हवाएं होती हैं वह जेट स्ट्रीम कहती हैं, और इन्हीं जेट स्ट्रीम के प्रभाव के कारण भारत में जो मानसून है प्रभावित होता है। अब वो जेट स्ट्रीम की जो हवाएं, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर देखिएगा उत्तर पश्चिम हवाएं, अब उत्तर पश्चिमी हवाओं का अर्थ होता है कि ये हवाएं इस दिशा में जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रखा है, और इस तरफ जिस दिशा से आ रही है वहां पर हाई प्रेशर है। तो ऐसी स्थिति में हवाएं जो उत्तर पूर्व से चलती है तो उसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। और इस प्रकार की हवाओं से, अब देखिएगा यहाँ पर जो रेड कलर में दे रखा है ये है कोरोमंडल तट, जैसे कि यह लौटता हुआ मानसून है, या फिर सर्दियों के समय ये उत्तर पूर्वी हवाएं चलती हैं। और जब भी ये उत्तर पूर्वी हवाएं चलती है उस समय आप पाएंगे कि यहाँ पर यानी भारत के अंतर्गत जो केवल और केवल जो दक्षिणी भाग है वहां पर जो कोरोमंडल जो तट है वहीं पर आपको इस प्रकार का इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्यादातर क्षेत्रों में आप पाएंगे तो यहाँ पर इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। तो केवल और केवल कोरोमंडल तट है वहां पर इस लौटते हुए मानसून से बारिश हो जाती है। अब क्यों आती है, क्योंकि ये आ तो रही है ऊपर से महाद्वीपीय क्षेत्र से, लेकिन जैसे कि देखिएगा ये कुछ लाइंस है, जैसे कि अगर हम इसको देखें तो ये जो लाइन एरो लगे हुए हैं जो बंगाल की खाड़ी से होते हुए गुजर रहा है, तो बंगाल की खाड़ी से निकलती हुई ये जो लाइनें हैं या जो हवाएं हैं ये यहाँ से नमी को ग्रहण करती हैं
और नमी को ग्रहण करने के बाद ये यहाँ पर कोरोमंडल तट में बारिश करती है। बाकी जितनी भी जो बारिश भारत के अंतर्गत होती है उसका बारिश का अधिकांश जो भाग होता है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी हवाएं जो होती है वह भारत के अंतर्गत इस प्रकार से बारिश लाने का प्रयास करती है। जैसे कि हम अरब सागर मानसून को यहाँ पर लॉकेट करें तो हम इस प्रकार से देखिएगा, अब ये हवा यहाँ पर पहुंच रही है, इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर क्या बना हुआ है, लो प्रेशर बना हुआ है। और ऐसे ही स्थिति यानी यहाँ पर अगर दक्षिण की तरफ देखें तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, हाई प्रेशर बना हुआ है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चल रही है। जहां पर मैंने हाई प्रेशर लिखा है वह एक्चुअली में दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत है, और जहां पर हमने लो प्रेशर लिखा हुआ है वह उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस प्रकार से चलती है, क्लॉकवाइज चलती है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है उस दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं चलती है वह एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ऐसी स्थिति में जैसे ही ये पर जैसे कि यहाँ पर ये जो हवाएं दे रखी है ये इन हवाओं को हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। अब ये ट्रेड विंड्स जो है इस भूमध्य रेखा को पार करेगी। भूमध्य रेखा को क्यों पार करेगी, क्योंकि वहां पर इसके कंपेयर में लो प्रेशर अधिक बना हुआ है। तो जैसे ही इस लाइन को पार करेगी इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज क्यों हो गई, क्योंकि अभी ये जो चल रही थी ये आपके एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी और इनकी जो दिशा थी वह कुछ इस दिशा के अंतर्गत थी। लेकिन जैसे ही इस रेखा को पार करेगी इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फेरल का लो लागू होगा, और फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो होती हैं वह क्लॉकवाइज चलती है, और क्लॉकवाइज चलने वाली हवाएं जो होती है सीधी की सीधी किससे टकराएगी, केरला के तट से टकराएगी, और केरला के तट पर टकराकर यहाँ पर ये भारी बारिश करेगी। और इसी प्रकार से देखिएगा ये शाखाएं जो हैं अलग अलग रूप में जाती हैं। यहाँ से कुछ शाखाएं जो होती हैं इस दिशा के अंतर्गत जाती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी के मानसून के रूप में जाती है, और अधिकांश जो हवाएं हैं वह पश्चिमी घाट से टकरा रही है। पश्चिमी घाट के अंतर्गत में देखिएगा यहाँ पर बीच में गैप है। अब गैप के अंतर्गत सबसे पहला ये जो गैप है इसको कहा जाता है थाल घाट, फिर है भोर घाट, फिर है पाल घाट, और फिर है लास्ट में जो है वह सैनकोटा। इसमें से भी हवाएं जो है पार होकर यानी मानसूनी हवाएं इसके अंतर्गत प्रवेश करती हैं और आगे बढ़ती हैं। कुछ मानसून हवाएं देखिएगा यहाँ पर जो पर्वत है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत के बाद यहाँ पर जो पर्वत है उसका नाम है सतपुड़ा, और सतपुड़ा के नीचे है यहाँ पर अजंता, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखिएगा ये बह रही है तापी नदी और ये बह रही है नर्मदा नदी। इनकी घाटियों से भी मानसून जो है वह मध्य भारत के अंतर्गत प्रवेश कर रहा है। इसी प्रकार से इसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो शाखाएं हैं वह आगे बढ़ती हैं और अरावली के पैरेलल यानी अरावली के दोनों हिस्सों के अंतर्गत बहती हुई चलती है, लेकिन ज्यादातर जो बारिश होती है वह अरावली के पश्चिमी किनारे में होती है। तो अरावली के पैरेलल ये हवाएं आगे पहुंचती है और यहाँ पर बारिश करती है। तो यहाँ पर जहां कहीं पर भी लो प्रेशर बनता है वहां पर हाई प्रेशर से हवाएं चलती है। तो इस प्रकार से भारतीय मानसून जो है इस प्रकार से कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये मानसून चलता है। फिर दूसरी जो शाखा यानी एक तो शाखा हो गई जो इस दिशा से जा रही है जिसे हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। अब दक्षिणी पश्चिम की मानसून की एक शाखा तो जारी है अरब सागर से, और दूसरी जो शाखा है जिसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब बंगाल की जो खाड़ी की जो शाखा है सीधे यहाँ पर देखिएगा बंगाल की खाड़ी से होती हुई सीधी कहाँ पर पहुंच जाती है, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है अराकॉन यमा। इस अराकॉन यमा पर्वत से टकराकर ये हिमालय के सारे सारे बढ़ती हुई कहाँ पर पहुंचती है, यहाँ पर पहुंचती है। यहाँ पर क्यों पहुंच रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या बना हुआ है, लो प्रेशर बना हुआ है, और इस लो प्रेशर को ये भरने के लिए तो यहाँ पर यानी दिल्ली के ठीक पास में हिमालय के पास में सारी की सारी हवाएं पहुंच रही है क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर। अब हवाएं किस दिशा से आ रही है तो देखिएगा एक हवाएं अराली के सारे सारे पहुंच रही है, कुछ जो हवाएं हैं वह नर्मदा और तापी की घाटियों से होते हुए यहाँ पर पहुंच रही है, और कुछ जो हवाएं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी अराकान योमा यानी असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश से होती हुई घूमते हुए यहाँ पर पहुंच रही है। लेकिन यहाँ से जो बारिश होती है वो बारिश बहुत कम होती है। कारण क्या है, क्योंकि ये इतना लंबा रास्ता तब तय करती है तो अधिकांश जो बारिश की मात्रा है यहाँ पर पहुंचते पहुंचते समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से भारत में जो मानसून यानी यहाँ पर वापस समझे तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, यहाँ से जो दक्षिणी पश्चिमी जो हवाएं यानी यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स थी इन ट्रेड विंड्स ने इस इक्वेटर को पार किया। इक्वेटर को पार करता ही ये दो डायरेक्शन में डिवाइड हो गई, यानी या इसकी जो डायरेक्शन है वह इस प्रकार से चेंज हो गई, क्लॉकवाइज हो गई। रीजन क्या था कि फेरल के लॉ के कारण इनकी डायरेक्शन
चेंज होती है। भारत का सबसे नीचे वाला जो कैप वाला हिस्सा है उससे टकराकर ये दो ब्रांचेज में डिवाइड होती है। एक ब्रांच बंगाल की खाड़ी के मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती है और एक जो ब्रांच है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में यहाँ पर प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से ये जो गतिविधि है वह मानसून की लगातार चलती रहती है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि किस प्रकार से यह मानसून की जो गतिविधियां है भारत के अंतर्गत चलती है। उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको वापस समझा देता हूं। देखिएगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का जो सिस्टम है वह फेरल के लॉ से रिलेटेड है। और फेरल का जो लॉ होता है वो कहता है कि जिस प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी उसका जो एक्सिस है, उस एक्सिस पर जिस प्रकार से वह रोटेट हो रही है, तो रोटेट होने के कारण अगर हम देखेंगे कि जो पृथ्वी है और पृथ्वी की जो यहाँ पर रोटेट, जैसे कि इस पृथ्वी को हम बना ले और पृथ्वी के हिसाब से यहाँ पर हम इक्वेटर खींच लेते हैं, तो इक्वेटर से ऊपर की तरफ, यानी जो नदर्न हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर का जो हिस्सा है वह जो है वहां पर जो हवाएं चलती है वह हमेशा हवाएं जो चलती है वह क्लॉकवाइज के अंतर्गत चलती है। यानी अगर हम कहें तो हवाएं जो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत है तो वह हवाएं जो होती हैं वह क्लॉकवाइज चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो होती है वह एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो ऐसी स्थिति में यानी यहाँ पर हवाएं जो है इस डायरेक्शन में चल रही थी, लेकिन जैसे ही ये हवाएं इस इक्वेटर को पार करेगी तो इक्वेटर को पार करने के बाद इसकी जो डायरेक्शन होती है वह क्लॉकवाइज हो जाएगी, क्योंकि वह हवाएं अब किस में आ चुकी है, वह नदर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत आ चुकी है। तो एक्चुअली में इंडिया यहाँ पर है और जो ट्रेड विंड्स होती है वह साउथ की है, तो 0 डिग्री को पार जैसे ही करेगी तो पार करने के बाद इनकी जो डायरेक्शन है वह चेंज हो जाएगी, यानी वह एंटी क्लॉक से क्लॉकवाइज चलने लगेगी और इस प्रकार से भारत के अंतर्गत यह प्रवेश करेगी, जिसे हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में जानते हैं। बढ़ते हैं आगे। ITCZ क्या होता है? तो ITCZ जो होता है वह एक प्रकार से लो प्रेशर जोन है। लो प्रेशर जोन या फिर लो प्रेशर एरिया है जहां पर व्यापारिक पवनें मिलती है, यानी इक्वेटर के दोनों तरफ, इक्वेटर पर हमेशा लो प्रेशर बना रहता है और लो प्रेशर जहां पर बना रहता है वहां पर ITCZ यानी इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन जो है वह तैयार होता है। जब ये ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश को पहुंच जाता है, क्यों पहुंच जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि गंगा के मैदान तक पहुंच जाता है, तो गंगा के मैदान तक पहुंचने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट बन गया। हाँ, ये सही कहा आपने कि इंडिया के अंतर्गत जो चलती हैं वह जो हवाएं चलती हैं, मानसून जो बेसिकली हवाएं चलती हैं वो क्लॉकवाइज चलने का प्रयास करती है। ये हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे वापस फिजिकल ज्योग्राफी, तब उस समय और बेहतर तरीके से स्पष्ट करूंगा। आगे बढ़ते हैं। ITCZ कभी कभी इसे मानसूनी गर्त कहते हैं। मानसूनी गर्त क्यों कहते हैं? देखिएगा, जहां पर भी लो प्रेशर बनेगा तो लो प्रेशर जहां पर बनेगा तो ये एक प्रकार से गड्ढे के रूप में, यानी एक डिप्रेशन के रूप में वर्क करेगा और गड्ढे के रूप में जहां कहीं पर भी हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर से काफी स्पीडली यहाँ पर लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेगी, इसलिए उसको मानसूनी गर्त कहते हैं। यानी अगर ये लो प्रेशर यानी ये गड्ढा नहीं बनता तो हो सकता था कि भारत के अंतर्गत मानसून का प्रवेश नहीं होता। तो इस प्रकार से यह मानसूनी गर्त उत्तर व उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायु दाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। यानी यह जो हिस्सा है जो लो प्रेशर बन रहा है या फिर ITCZ बन रहा है, ये मानसून को अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। आगे बढ़ते हैं। गर्त यानी डिप्रेशन। गर्त का अर्थ हो गया डिप्रेशन। वेट, और कोई डाउट? मैसेज टाइप कीजिए कि ये समझ में नहीं आ रहा।
ITCZ हो गया हमारा कंप्लीट। ITCZ के बाद जो हमारा टॉपिक है वह रहेगा भारत के अंतर्गत अब ये फेरल का लॉ यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार से जो फेरल लॉ है वह वर्क करता है और इस प्रकार से फेरल के लॉ के कारण जो हवा है वो किस प्रकार से डायरेक्शन चेंज होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिएगा फेरल्स का लॉ क्या कहता है। अब जैसे कि हमने कहा कि जो ट्रेड विंड्स है, अब ट्रेड विंड्स ये वाली ट्रेड विंड्स है। अब ट्रेड विंड्स जो है अट्रैक्ट हो रही है, क्यों? यहाँ पर क्या बन गया है, लो प्रेशर बन रहा है और यहाँ पर उस समय उसके कंपेयरली यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है। यानी जो दक्षिणी गोलार्ध है या जो साउथ हेमिस्फीयर है वहां पर उसके कंपेयर में हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाओं को जाना है, लेकिन यहाँ पर जो हाई प्रेशर बना हुआ है उस समय यहाँ पर जो हवाएं चल रही है वो किस प्रकार से चल रही है, वह एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। देखिएगा ये डायरेक्शन जो है, यानी यहाँ से हवाएं जो है वो इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज चलती है। लेकिन यही हवाएं जब कह सकते हैं कि जब 0 डिग्री को पार करेगी तो फेरल्स लॉ यहाँ पर लगेगा और फेरल्स के लॉ के अकॉर्डिंग ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये क्लॉकवाइज घूमेगी और क्लॉकवाइज घूमने के बाद ये सीधा का सीधा भारत की तरफ प्रवेश करेगी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी साउथ वेस्टर्न जो मानसून विंड्स है उसके रूप में प्रवेश करेगी। एक जो ब्रांच है वह अरेबियन सी के ऊपर से बहती हुई और एक जो है वह बे ऑफ बंगाल की तरफ से बहती हुई भारत के अंतर्गत प्रवेश करेगी। बे ऑफ बंगाल वाली अराकानियोमा से होती हुई सीधा सीधा यहाँ पर इस लो प्रेशर पर पहुंचेगी और यह भी लो प्रेशर तक पहुंचेगी और इसी समय यहाँ पर मानसून जो है वह स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हवाएं हैं ये लगातार चलती रहती हैं और इसी प्रकार से भारत के अंतर्गत देखिएगा कि इस प्रकार से मानसून की उत्पत्ति होती है। अब भारत के जो मानसून है वह किस प्रकार से बनता है या किस प्रकार से स्टार्ट होता है, इसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड लगा देते हैं हम। हाँ, मानसून का आगमन, अराइवल ऑफ मानसून इंडिया। अब भारत के अंतर्गत अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून की जो शुरुआत होती है वह किस प्रकार से होती है, तो भारत में जो बारिश होती है वह मानसूनी बारिश होती है। जून से सितंबर यानी मध्य जून से स्टार्ट होती है और सितंबर तक ये बारिश लगातार चलती रहती है। जून का जो फर्स्ट वीक होता है उस समय मानसून हवाएं केरल, कर्नाटक और गोवा और महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन पर पहुंच जाती है। क्योंकि जो हम ट्रेड विंड्स को कह रहे थे कि जो ट्रेड विंड्स इक्वेटर को पार करके सीधी भारत की तरफ बढ़ती है वह सबसे पहले कहां पर टकराएगी, केरला से टकराएगी। तो सबसे ज्यादा जब केरल से टकराएगी, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र ये सारे के सारे जो रीजन्स हैं वह आपके जो अरब सागर है उस अरब सागर के तट पर स्थित है। इस कारण सबसे पहले बारिश जो होती है वह इन कोस्टल रीजन के अंतर्गत देखने को मिलती है। सर्वप्रथम मानसूनी हवाएं केरल तट से टकराती हैं, यानी वहां पर बहुत ज्यादा बारिश करती है। इसे मानसून प्रस्फोट यानी ब्रस्ट ऑफ मानसून के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है और रख लीजिएगा कि मानसून का प्रस्फोट या मानसून का विस्फोट क्या है, कि सबसे पहले भारत में जहां पर इनके द्वारा बारिश होती है तो उसे मानसून प्रस्फोट या मानसून का विस्फोट कहा जाता है। भारत में होने वाली जितनी भी बारिश होती है वह भू आकृतियां यानी उच्चावच द्वारा नियंत्रित होती है। उच्चावच वाला नियंत्रित होने का अर्थ यह है जैसे कि वेस्टर्न घाट जो हमने कहा कि केरला के तट पर है, सबसे पहले बारिश यहाँ से टकराती है और इसके पवनानुमुखी यानी जो विंडवर्ड जो स्लोप है उस विंडवर्ड स्लोप पर लगभग 250 सेंटीमीटर बारिश होती है। विंडवर्ड स्लोप का अर्थ होता है कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यह हमारा वेस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट का जो विंडवर्ड एरिया है वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्यों? कि सबसे पहले यहीं पर टकराती है और इसी कारण यहाँ पर बारिश होती है। ऊंचावच का अर्थ होता है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स यानी माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स जो है ये सारे के सारे ऊंचावच है या फिर रिलीफ फीचर्स है। जो रिलीफ फीचर्स जैसे कि यहाँ पर कहा है कि जो ये माउंटेन या फिर जो एस्कार्पमेंट है जिसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं वह इस मानसून को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि जब इस माउंटेन से विंड जो मानसूनी विंड टकराएगी तो धीरे धीरे ये विंड्स जो है वह ऊपर उठेगी और जैसे जैसे ये विंड ऊपर उठेगी इनका टेम्परेचर डाउन होगा। तो इस माउंटेन का यानी अगर इस वेस्टर्न घाट के माउंटेन का ये जो हिस्सा है जो विंडवर्ड है वहां पर हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव होगा, यानी सबसे ज्यादा बारिश इधर होगी। और इधर का जो हिस्सा है जो लीवर्ड हिस्सा है जिसे पवना
पवन के ठीक विपरीत वाला जो ढाल होता है वहां पर बारिश नहीं होगी। तो ये जो हिस्सा है जहां पर मैंने क्रॉस लगाया है, पर्वत के ठीक दूसरी तरफ का हिस्सा, वहां पर रेन शेडो जोन देखने को मिलेगा, यानी वहां पर बारिश नहीं होगा। तो मुंबई जो है वह इस वेस्टर्न घाट के इस वेस्टर्न कोस्ट पर है या वेस्टर्न स्लोप पर है, और जो पुणे है वह इसके दूसरी तरफ के ढाल पर है, यानी ईस्टर्न स्लोप पर है। इसलिए पुणे में इतनी बारिश नहीं होती है जितनी कि मुंबई के अंतर्गत होती है, क्योंकि जो पुणे है वह लीवर्ड हिस्से के अंतर्गत होने के कारण रेन शेडो जोन के अंतर्गत आता है। तो कहा गया है कि भारत के अंदर जितनी भी बारिश होती है उस पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वह इन लैंड स्ट्रक्चर का पड़ता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें कि भारत में जो बारिश होती है उसका परसेंटेज कितना है, तो भारत के अंतर्गत सबसे जो ज्यादा बारिश होती है वह आपके साउथ वेस्ट जो मानसूनी जो विंड्स हैं उनके द्वारा लगभग 74% जो रेनफॉल होता है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। उसके बाद प्रत्यावर्तित मानसूनी वर्षा, प्रत्यावर्तित मानसून का अर्थ होता है रिट्रीट ऑफ मानसून। रिट्रीट ऑफ मानसून के अंतर्गत यानी मौसम वापस, यानी बारिश का मौसम वापस लौटने वाला है, उस समय यहाँ पर जो प्रत्यावर्तित जो मौसम है, ये बारिश आपको कोरोमंडल तट पर यानी भयंकर बारिश होती है। और कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु के अंतर्गत आपकी भारत के अंतर्गत टोटल जितनी भी रेनफॉल होती है उसका लगभग 13% जो है वहां पर होता है। थर्ड जो है वह मानसून पूर्व यानी प्री मानसून रिवर जो शॉवर्स होते हैं या फिर जो चक्रवातों से जो वर्षा होती है वह 10% होती है। यानी आए दिन जो चक्रवात आते हैं और चक्रवातों से जो बारिश होती है वह भारत में 10% होती है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी जिसे पश्चिमी विक्षोभ लिखा हुआ है उसके माध्यम से सर्दियों के अंतर्गत मुख्य रूप से बारिश होती है, जो कि टोटल जो रेनफॉल है उसका लगभग 3% के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार से ये तो हुआ भारत में बारिश का अनुपात, और इस प्रकार से भारत के अंतर्गत जो बारिश है वह लगातार चलती रहती है।